हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अर्ली स्कूल विद दीपिका। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर, जिसमें है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग के कौन से कंसेप्ट्स होते हैं और कन्वेंशंस क्या होते हैं। हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे अकाउंटिंग के। तो हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, उनके मीनिंग क्या होते हैं। अभी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी चीज किस चीज के पे काम करती है। तो बहुत कुछ टर्म्स, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसको गैप बोलते हैं, GAAP। इनके थ्रू कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसके बेस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे 4 तरह के अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। ये रहे हमारे चारों अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट रेफर टू द बेसिक अजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट किसको कहते हैं? जो बेसिक अजम्पशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनके बेसिस पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं और अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको बताई थी। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेस पे ही कोई ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड की जाती है किसी भी अकाउंटिंग बुक में, उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट कहते हैं। तो मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये चारों कंसेप्ट आपको याद करने होंगे। 4 कंसेप्ट हैं जिनके बेस पे अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है, मैं आपको हिंदी में बेसिक समझा देती हूँ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है अगर एज एन इंडिविजुअल कोई भी अपने पैसे बिजनेस में लगा रहा है तो वो पैसे बिजनेस के हो गए। आप पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस के ट्रांजेक्शन के साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली बिजनेस यूज के लिए पैसा और पर्सनल यूज के लिए पैसा दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, हम अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, मनी मेजर कर सकते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, हम कोई भी बिजनेस ये थॉट के साथ शुरू करते हैं कि हमारा बिजनेस आने वाले कुछ सालों तक चलेगा। ये सोच के कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करता कि 2 महीने 4 महीने में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा बस। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है कि डुअल मतलब 2 वे ट्रांजेक्शन होती है, 2 तरीके से ट्रांजेक्शन होती है। कोई भी अगर हम एक तरफ हमारा एसेट बन रहा है तो एक तरफ हमारी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं अभी आने वाले कंसेप्ट में पूरा सिखाऊंगी। सबसे पहले पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। This concepts assume that for accounting purpose, the business enterprise and owners are 2 separate entities। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, हम इस अकाउंटिंग कंसेप्ट में ये मानकर चलते हैं कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग ही हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े तो हुए हैं। ओनर नहीं तो पैसा लगा के बिजनेस चालू करा है, लेकिन जब एक बार बिजनेस चालू हो गया तो उसके बाद बिजनेस में जो पैसा लग गया वो बिजनेस का पैसा है। ठीक है, दस द बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन्स, इसलिए जो बिजनेस की और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे कि व्हेन द ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, जब एक ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो बिजनेस में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी साइड पे जाता है बैलेंस शीट में। अभी आगे धीरे धीरे जब आप बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे ना तब उसमें आएगा। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, उसके लिए मैंने 1 लाख रुपए लगाए, तो वो 1 लाख रुपए जो है वो मेरी कैपिटल बन जाएंगे। बेसिकली बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आते हैं। बिजनेस को मुझे वो पैसे वापस करने हैं। लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी के उधारी, मैंने बिजनेस को उधार दिए 1 लाख रुपए, पैसे तो मेरे है ना, तो वो लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली जब मैं बिजनेस से पैसे लूंगी या गुड्स लूंगी अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है। सपोज मैंने एक परचून की दुकान खोली, उसमें 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, वो 1 लाख रुपए बिजनेस के हो गए। बिजनेस को मुझे वापस करने हैं, जब बिजनेस बंद होगा तो वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे ना। लेकिन अगर मैंने उस परचून की दुकान में से अपने घर का राशन मंगा लिया 10,000 रुपए का, तो मैंने बिजनेस में से गुड्स निकाल लिए, अपने घर के लिए निकाले हैं, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। तो वो एज अ ड्राइंग उसमें लिखा जाएगा। ठीक है,
तो दस द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसीलिए दस द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस यूनिट। हम बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं करते। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अभी देखो एक एग्जांपल से और समझते हैं। मिस साक्षी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज। अब उसने 2 लाख रुपए लगाए, ये 2 लाख रुपए उसकी कैपिटल हो गए, ठीक है। अब इसमें से उसने गुड्स परचेज कर लिए 20,000 रुपए के, 20,000 रुपए का सामान खरीद लिया, 10,000 रुपए का उसने फर्नीचर खरीद लिया, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली 50,000 की, ठीक है, और 10,000 रुपए उसके पास हाथ में बच गए, ठीक है। 50, 60, 70, 80 और 90,000 हो गई है। अब ये जो है, ये जो सब कुछ इसने खरीदा है, इसने अपनी दुकान के लिए खरीदा है ना, तो ये सारे एसेट हो गए बिजनेस के, ये साक्षी के नहीं है कुछ भी, ये बिजनेस के एसेट हैं। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट 2 लाख, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, ये जो 2 लाख रुपए हैं ये बिजनेस में एज अ कैपिटल रिकॉर्ड होंगे, एज दैट इज लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। इसका मतलब बिजनेस ने 2 लाख रुपए ओनर से ले लिए हैं, अब ये बिजनेस के हो गए हैं, ठीक है। अब सपोज वो बिजनेस में से, अब ये तो इसने सारे के सारे एसेट लिए, अब इसमें से वो 5,000 रुपए कैश ले रही है और 5,000 रुपए के गुड्स ले रही है। लेकिन क्यों ले रही है? अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए ले रही है। तो ये जो विड्रॉल है ना कैश और गुड्स का, ये उसके प्राइवेट एक्सपेंस है, बिजनेस का कोई एक्सपेंस नहीं है। अगर उसको पर्सनली नहीं चाहिए होते तो बिजनेस में तो आज भी उतने पैसे थे ना, तो लेकिन उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो इसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। Thus, the business entity concept states that the business and the owner are 2 separate entities. Accordingly, any expense incurred by owner, इसका मतलब कोई भी एक्सपेंस जो ओनर अपने लिए कर रहा है या अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, वो ट्रीटेड होगा एज अ ड्राइंग, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा। Since business and its owner, according to this concept, are treated as separate entities, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों सेपरेट एंटिटीज होती हैं, देयरफॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन दीज टू आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द सिग्निफिकेंस। दिस कंसेप्ट हेल्प्स इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट। हमें क्या फायदा है ये कंसेप्ट को यूज करके? हमें बिजनेस के ही एक्सपेंस होंगे और बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे। प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमें, मतलब हम माइनस करते जाएंगे उसमें से, तो हमें बिजनेस में एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ है ये हमें पता चलेगा, ठीक है। दिस कंसेप्ट रिस्ट्रेन्स अकाउंटेंट्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ऑनर्स प्राइवेट या पर्सनल ट्रांजेक्शन। ये जो कंसेप्ट है ये ऑनर की कोई प्राइवेट या पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स के साथ मिक्स नहीं होने देता। It also facilitates the recording and reporting of business transactions from business point of view. ये हम business point of view से हम काम करना सिखाता है। It is very basis of accounting concept. ये accounting concept, conventions और principle का सबसे basic concept है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, fill in the blanks आ गए हैं। The accounting concepts are, जो accounting concepts होते हैं are basic dash of accounting। तो ये क्या है? बेसिक रूल्स हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा क्या होते हैं? बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। डैश कंसेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ऑनर आर 2 सेपरेट एंटिटीज। कौन सा कंसेप्ट है जो बताता है कि बिजनेस और ऑनर्स 2 सेपरेट आइडेंटिटीज है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये हमें बताता है कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। द गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द ऑनर फॉर पर्सनल यूज आर कॉल्ड, जो गुड्स उसने विड्रॉ करे उसको पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट अज्यूम्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम पैसों में तोल सकते हैं वो उसका और उस कंट्री में हो वो हम रिकॉर्ड करते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इन आवर कंट्री सच ट्रांजेक्शन्स आर इन रुपीज। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी
जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो रुपीज़ में होंगी, जो अमेरिका में रहता है उनके डॉलर में होगी। दस एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो इसका मतलब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकती है सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन्स बुक्स में रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ 50,000, उसमें से उसने 50,000 रुपए की परचेज करी और उसने 20,000 रुपए रेंट दे दिया। आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सब हमें पता चल गया। 1 लाख रुपए खर्च हुए, या 50,000 या 20,000, ठीक है। ये सब कुछ पैसे में हो गया, तो ये सब कुछ बुक्स में रिकॉर्ड होगा। बट द ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सिंसियरिटी, लॉयलिटी, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज। अब कोई भी दुकान है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, बिना एम्प्लॉयज, बिना लोगों के तो नहीं चलेगी। तो उन्होंने क्या सामान बेचा, क्या खरीदा, वो तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, पर किसने कितनी मेहनत से काम किया, कितनी सच्चाई से काम किया, वो कभी आपने देखा है कि कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप उसे मेजर ही नहीं कर सकते। ऑल्दो दे डू अफेक्ट, जबकि अगर कोई सिंसियरिटी से काम करेगा, कोई लॉयलिटी से काम करेगा, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे। कोई ढंग से काम नहीं करेगा तो लॉस होता है बिजनेस को। तो जबकि ये प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको रिकॉर्ड बुक्स में नहीं करते। Another aspect of this concept is that record of transactions are to be kept not in the physical units but in monetary units. एक और concept इसका मतलब ये है कि जो transactions monetary unit में होती है हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, physical unit को नहीं करते। For example, at the end of year 2011 के एंड में एक ऑर्गेनाइजेशन में हैव अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री होगी उसके पास, एक 5 एकड़ की ज़मीन होगी उसके पास, 10 कमरों का ऑफिस होगा, 20 पर्सनल कंप्यूटर होंगे, 30 ऑफिस चेयर होगी, टेबल होगी, 50 किलो सामान होगा। सब कुछ अलग अलग यूनिट में मेजर किया हुआ है। बट फॉर अकाउंटिंग पर्पज दीज आर रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब ये देखो, जब उसके पास एक फैक्ट्री होगी तो उसने कुछ खरीदी भी होगी, ठीक है। वो फैक्ट्री लैंड 6 करोड़ का खरीदा, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग 5 करोड़ की है। कंप्यूटर जो है उसके पास 20 कंप्यूटर जो है वो 5 लाख के हैं। तो हम जो बुक्स में है हम रिकॉर्ड करेंगे 6 करोड़ की फैक्ट्री, 5 करोड़ का ऑफिस, 5 लाख के कंप्यूटर। हम 20 कंप्यूटर, 10 कमरों का ऑफिस ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। Therefore, the transactions which can be expressed in terms of money are recorded in books, not in terms of quantity. ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम ये क्यों कंसेप्ट ये जरूरी है, देखिए, this concept guides accounts what to record and what not to record. It helps in recording business transactions uniformly. If all the business transactions are expressed in monetary terms, it will be easy to understand the accounts, ठीक है। It facilitates comparison of business performance of 2 different periods. ये बिजनेस परफॉर्मेंस दो अलग अलग, एक ही फर्म के दो अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या बिजनेस से परफॉर्म करा है वो मेजर करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड होगी और कौन सी नहीं होगी, ठीक है। हेल्थ ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो हेल्थ को, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, 5 करोड़ की फैक्ट्री आपने खरीदी है, होगी 5 करोड़ की है, हमें पता है कितने की खरीदी, तो रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट पेड 20,000, 20,000 का रेंट पे करा तो ये भी होगी। गुड वर्थ ₹40,000 गिवन एज चैरिटी, होगी। डिले इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, नहीं होगी। तो जहां भी पैसे होंगे वो मेजर कर सकते हैं हम, तो वो होगी, जहां पैसे नहीं है वहां नहीं होगी, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये मैंने आपको क्या बताया था, वो ऐसा कंसर्न, ऐसा हम ये मान के चलते कि हमारा बिजनेस जो है वो कुछ इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता ही रहेगा। हम ये नहीं मानते कि हम थोड़े दिनों में या नियर फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, ये देखिए क्या लिखा है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, अज्यूम्स अ बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ ट्रेड फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, आने वाला जितना फ्यूचर हम देख सकते हैं तब तक ये बिजनेस चलेगा। अलाउज कॉस्ट एंड रेवेन्यूज टू बी अलोकेटेड टू फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स,
कॉस्ट और रेवेन्यू को जो है फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड्स में हम एलोकेट कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। प्रोवाइड्स अ मोर रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ बिजनेस एसेट की बेटर वैल्यू हमें बताता है। अलाउ फिक्स्ड एसेट टू बी रिटर्न ऑफ प्रोपोर्शनली ओवर द यूजफुल टाइम। तो जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट तो होते हैं ना, हर चीज़ की लाइफ होती है ना, तो हम आने वाले टाइम में उसको एक डेफिनेट पीरियड के लिए हम मान सकते हैं कि ये अब जो है ये डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, द कंसेप्ट स्टेट्स दैट अ बिजनेस फर्म विल कंटिन्यू टू कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है वो अपनी एक्टिविटीज एक इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रखेगा। सिंपली स्टेटेड इट मीन्स दैट एवरी बिजनेस एंटिटी हैज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो बेसिकली ये बोलता है कि हर बिजनेस एंटिटी की अपनी एक लाइफ होगी, ठीक है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, और वो आने वाले फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, एज इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन बैलेंस शीट। इसी प्रिंसिपल से हम अपनी बैलेंस शीट में किसी भी एसेट की वैल्यू दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने प्लांट और मशीनरी परचेज करी 1 लाख की, और उसका लाइफ कितना है, 10 साल का है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर साल इसको थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस में दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट की तरह दिखाया जाएगा। Thus, if an amount is spent on an item which will be used in business for many years, it is not correct to charge the amount from revenues of the year in which the items is acquired. Basically वो ये कह रहा है, आपने 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो ये सही नहीं है कि आप इसको आज की बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए का पूरा खर्चा दिखा दो। आप इसको 1 लाख रुपए एज एन एसेट दिखाओ, और इसका जो हर साल का डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल में डिवाइड करो, 10 सालों में डिवाइड करो इस कॉस्ट को, ठीक है। ओनली अ पार्ट ऑफ वैल्यू इज शोन एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ द परचेज। सिर्फ जिस साल में खरीदिए उसका एक छोटा सा पार्ट ही उस साल में दिखना चाहिए, और बाकी पूरा का पूरा एसेट में दिखना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट बनानी सीखेंगे ना, तब आप ये और अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, द कंसेप्ट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना पाते हैं। इस कंसेप्ट में के हिसाब से हम फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इट इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू द इन्वेस्टर्स बिकॉज इट एश्योर्स देम दैट दे विल कंटिन्यू। ये इन्वेस्टर्स को मदद करती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, कोई भी इन्वेस्टर क्या होता है, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए अपना पैसा लगाता है। तो ये एश्योर करता है बिकॉज इट एश्योर्स देम दैट दे विल कंटिन्यू टू गेट इनकम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, मैंने आपको बताया था अभी शुरू में, मैंने अपनी एक दुकान खोली है जिसमें मैं खाने पीने का सामान बेचती हूँ। 1 लाख रुपए मैंने लगाए, 1 लाख रुपए में मेरी दुकान ने आज बहुत बिजनेस कर लिया, बड़ी हो गई, तो मेरी दुकान में और पैसे चाहिए। आपने बोला कि मैं तेरी दुकान में 1 लाख रुपए लगाता हूँ और हम 50-50 की पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो आप मेरी दुकान में पार्टनर बनना चाहोगे, या फिर आप इन्वेस्टर भी बन सकते हो। मैं तुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दे रहा हूँ और मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे इनकम चाहिए, इतना इंटरेस्ट चाहिए। तो जैसे जैसे प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपको आपका पैसा मिलता रहेगा। तो आप, अगर मेरा प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, अगर मैं ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आने वाला जब फ्यूचर को लेकर हम चलते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए आसान होता है, ईजी होता है, क्योंकि उन्हें श्योरिटी होती है कि इतने सालों के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ है, हमें पैसे मिलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज। अगर ये कॉन्सेप्ट ना हो तो वो जो 1 लाख रुपए की मशीन थी ना, वो 10 सालों में डिवाइड नहीं होगा 1 लाख रुपया, एक ही साल में 1 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस कंसेप्ट कैन बी जज्ड फॉर इट्स कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। इस कंसेप्ट के कारण ही हम एक बिजनेस में ये जज कर सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में क्या प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस आ गए। Going concern concept states that every business firm will continue to carry on its activities for a definite period of time या for an indefinite। ये आपको यहाँ पे चॉइस दी है, तो आपको बताना है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा बिजनेस कितना टाइम चलेगा, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो करेक्ट आंसर क्या है, इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ उसमें। फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट देयर कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो बुक्स में जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे वही तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना। मार्केट में आज मैंने कोई चीज़ 1 लाख रुपए की खरीदी, आज 1,10,000 की हो गई, मेरे बिजनेस से 1 लाख रुपए गए हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस।
द कंसेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी क्लोज्ड डाउन इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज, कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नियर फ्यूचर में हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला? गोइंग कंसर्न। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करो जो पैसों में तोली जा सके। ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस प्रिपेयर इट्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से एक बिजनेस अपनी क्या बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। बैंक स्टेटमेंट बैंक से मिलती है, कैश स्टेटमेंट सिर्फ कैश के रिकॉर्ड्स करता है ट्रांजेक्शन। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये हमें कह रहा है डैश कंसेप्ट स्टेट्स दैट द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कौन सा कंसेप्ट है जो कहता है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग एंटिटीज हैं? ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, अब है लास्ट कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये फाउंडेशन होता है, इसी के बेस पे ही अकाउंटिंग बनी है। इट प्रोवाइड्स अ वेरी बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये हमें बहुत बेसिक बताता है बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने के। दिस कंसेप्ट एज्यूम्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट। ये हमें बताता है कि हर ट्रांजेक्शन का डुअल इफेक्ट होता है। बेसिकली एक ही ट्रांजेक्शन दो जगह रिकॉर्ड होती है। देयरफॉर द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। इट मीन्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। गुड्स परचेज फॉर कैश हैज टू एस्पेक्ट्स। अब आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपए थे, उसमें से 10,000 रुपए के गुड्स ले लिए। 10,000 रुपए का दुकान में सामान खरीद लिया, आगे बेचने के लिए खरीदा है, लेकिन 10,000 रुपए निकाले तो आपने क्या क्या करा? आपने 10,000 रुपए दुकान से लिए तो आपकी दुकान में क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। लेकिन उसके बदले में क्या आया? 10,000 रुपए के गुड्स ऐड हो गए। तो कहाँ पे ये डुअल इफेक्ट होता है? कैश कम हो गया, गुड्स आ गए। ठीक है, तो ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होंगे। दस द डुअल कंसेप्ट इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स, एसेट्स जो होते हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को मिला के बनते हैं। तो बिजनेस के जो भी एसेट है वो बिजनेस की उधारी और बिजनेस में कितना पैसा लगा है दोनों को मिला के ही बनते हैं। The above accounting equation states that the assets of the business are always equal to, ये इक्वेशन कहती है कि एसेट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ऑनर को, एक बिजनेस को ऑनर को कितना पैसा देना है और बाहर वालों को कितना पैसा देना है। ऑनर्स क्लेम इज ऑल्सो टर्म्ड एज कैपिटल। एक बिजनेस में क्या है और क्या नहीं है। अब देखो, जो पैसा मैंने बिजनेस को दिया वो भी बिजनेस मुझे वापस करेगा, और जो पैसा बाहर वालों को देना है वो भी। तो दोनों को मिला के एसेट इक्वल होना चाहिए। बैलेंस शीट में बेसिकली एक साइड होती है लाइबिलिटी, एक एसेट, और ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, द नॉलेज ऑफ डुअल एस्पेक्ट्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच हेल्प इन अप्लाइंग द रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, हमें पता चलता है कि कौन सी दो एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड होने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस इम्प्लीकेशन ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज that every transaction has an equal impact। दो हर ट्रांजेक्शन का एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड पे इक्वल इम्पैक्ट होता है। तो लेट अस एनालाइज सम मोर बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो, कैपिटल ब्रॉट इन, ये एग्जांपल्स हैं। कैपिटल ब्रॉट इन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। अब मैं ओनर हूँ अपने बिजनेस की, मैं बिजनेस में 1,00,000 रुपए लेकर आई। ठीक है, तो क्या इसमें क्या क्या हुआ? फर्स्ट एस्पेक्ट रिसिप्ट ऑफ कैश, मेरे बिजनेस में कैश बढ़ गया। ठीक है, और दूसरा क्या बढ़ा? इंक्रीज इन कैपिटल, मेरी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, दोनों चीज बढ़ गई। परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, पहले क्या बढ़ा? सेकंड केस में पहले हमारा एसेट बढ़ गया, हमारी दुकान में एक मशीन आ गई, और दूसरा मशीन खरीदी हमने चेक से, तो हमने बैंक से पेमेंट करी तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है, ये देखिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स बेच दिए कैश के लिए, तो हमारा एक क्या हुआ? हमारी दुकान में से गुड्स कम हो गए, और कैश में बेचे तो हमारी दुकान में पैसे ऐड हो गए। दो इफेक्ट देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ। रेंट पेड इन कैश टू द लैंडलॉर्ड, आपने दुकान का किराया दिया तो कैश पे करा आपने, तो कैश माइनस हो गया। ठीक है, और दूसरा रेंट में पैसे ऐड हो गए। हमने कितना रेंट, जब हम देखेंगे पूरे साल में हमने कितना रेंट पे करा, तो रेंट के अकाउंट में पैसे ऐड हो गए, हमने रेंट बढ़ गया हमारा।
और कैश माइनस हो गया। तो हर एक जो ट्रांजेक्शन है वो हमें ध्यान से देखना है कि हमारे दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या हुई, दिस कंसेप्ट, इससे हमें एक तो एरर फ्री अकाउंटिंग होती है, हमें पता चलता है हमने कहाँ पे गलती करी है, दोनों साइड रिकॉर्ड करी या नहीं करी। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आई आपकी लाइबिलिटी और एसेट की, इसका मतलब कहीं पे ऊपर रिकॉर्डिंग में गलती हुई है। इट एनकरेजेस द अकाउंटेंट टू पोस्ट ईच एंट्री, इससे हमारी जो एंट्री है कोई भी ट्रांजेक्शन है उसकी दोनों साइड्स हमें पोस्ट करनी होती है। इट हेल्प्स, और हमारी जो बैलेंस शीट होती है एक पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहता है हमारा बिजनेस, वो हमें पता चल जाता है। अब आपको ये दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं इसमें। ऑनर्स ब्रिंग द कैश इन बिजनेस, ऑनर कैश लेके आया बिजनेस में, तो इसमें क्या क्या हुआ, पहला एस्पेक्ट क्या होगा, कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। गुड्स परचेज फॉर कैश, तो एक हमारे गुड्स ऐड हो गए और कैश लेस हो गया। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स हमने बेच दिए तो गुड्स लेस हो गए और कैश ऐड हो गया। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, एसेट ऐड हो गया फर्नीचर का और कैश लेस हो गया। रिसीव कैश फ्रॉम शर्मा, कैश जो है वो ऐड हो गया और डेटर्स हमारे कम हो गए, कैश मिल गया ना हमें, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज डेटर्स में हम हर एक का अलग अकाउंट बनाते तो हम कह सकते हैं शर्मा का अकाउंट में पैसे कम हो गए जो लेने थे। परचेज मशीनरी फ्रॉम रामा ऑन क्रेडिट, मशीन परचेज करी, एसेट ऐड हो गया और हमारे क्रेडिटर्स ऐड हो गए, बेसिकली रामा के अकाउंट में पैसे ऐड हो गए जो हमें देने हैं। राम को पे करा, कैश लेस हो गया और राम के अकाउंट में पैसे कम हो गए। सैलरीज पे करी तो कैश कम हो गया और सैलरीज के अकाउंट में पैसा बढ़ गया, सैलरी दे दी हमने। रेंट पे किया, कैश कम हो गया, रेंट बढ़ गया। कमीशन रिसीव हुआ तो कैश बढ़ गया, कैश में रिसीव हो गया और कमीशन में पैसे कम हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से हमें ये दो पता चल गए। तो ये थे हमारे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। पहला हमने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कि बिजनेस और ऑनर जो है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा मनी मेजरमेंट, हर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कि हमारा जो बिजनेस है वो आने वाले इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा। और चौथा हमने पढ़ा डुअल एस्पेक्ट कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं 4 कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद हम आगे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो ये वीडियो हम खत्म करते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट पे। मेरा अगला वीडियो आएगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।